नमस्कार। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आज प्रेस वार्ता के लिए आपके बीच में हैं। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस की शुरुआत करें। धन्यवाद। मैं कई दिनों से महाराष्ट्र के प्रवास पर हूं और अभी तक 25 लोकसभा क्षेत्रों में की बैठकों में रहना हुआ है और पूरे भारत का जो परिदृश्य है उसका एक विशाल स्वरूप मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महायुति के प्रत्याशी कई जगह घोषित हो चुके हैं अधिकांश जगहों पर, और कुछ सीटें रह गई हैं जिसमें जल्दी ही हमारे प्रत्याशी घोषित होने हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोग चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ते हैं, हमारा एक एजेंडा होता है। इसलिए हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। और पिछली लोकसभा के चुनाव में 19 में हमने संकल्प पत्र में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के प्रति संकल्पित होना, ट्रिपल तलाक के बारे में, 370 के बारे में, CAA के बारे में इस बार भी हमने दिया है और जो संकल्प लिया था बीजेपी ने उसे पूरा किया है। और अब इतना कह सकते हैं कि 10 साल में जो संकल्प पूरे हुए हैं, आने वाले जो 5 वर्ष हैं उसमें और बड़े संकल्प पूरे होने हैं। पार्टी ने सभी वृद्धों को जो 70 से ऊपर हैं आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लिया है, फ्री में बिजली मिल सके लोगों को, इसके लिए एक नई प्लानिंग, एक नए नियोजन के साथ पार्टी ने संकल्प लिया है। युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न तरीकों को, चाहे वो निवेश के द्वारा, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से, चाहे उनको विभिन्न प्रकार की जो कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर, यानी रोजगार युक्त युवा हो और एक सशक्त महिला या नारी हो और किसान की आय दुगनी हो, और इसके साथ साथ जो गरीबी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर किया है और अब लक्ष्य है कि भारत से हम गरीबी को मिटा सके, केवल नारा न बने। महाराष्ट्र की स्थितियां अलग हुई हैं और उनका कारण है कि 2019 में उद्धव जी ने अपनी जो उनके पूज्य बाला साहब ठाकरे जी जो नीति और जो संकल्प लिए थे उसको तिलांजलि देके उन्होंने कांग्रेस का चोला पहन लिया और रामनामी और सनातनी चोला कहाँ चला गया उसे आज भी शिवसेना उद्धव गुट का कार्यकर्ता ढूंढ रहा है। उनके सांसद सदस्य चले गए, उनके आमदार चले गए और अब उनका जो मूल कार्यकर्ता और मतदाता था वो आज बीजेपी के कार्यों के कारण, क्योंकि बीजेपी ने जो बाला साहब के साथ में मिलके, ठाकरे साहब के साथ में मिलके बीजेपी ने जो काम किया था, उन्हीं कामों को, उन्हीं नियतों को बीजेपी ने नहीं छोड़ा और उनको लेकर आगे चले। और खुशी इस बात की है कि आदरणीय राज ठाकरे साहब ने जो मन से है, उन्होंने मन से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। मैं समझता हूं कि उद्धव जी को अपने उन परंपराओं को और गौरव को सोचना चाहिए था। राम जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ जो राम जन्मभूमि के शिला पूजन के समय लोगों को यहाँ बंद कर दिया गया कि वो उत्सव नहीं मनाएंगे, हनुमान चालीसा करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ और विरोध करेंगे तो कंगना रनावत ऐसी महिला का घर गिरा दिया जाएगा। ये एक तानाशाही सरकार चलाई थी और उसका नतीजा यही हुआ कि आज
आज ये सत्ता विहीन हुए हैं और भविष्य में भी सत्ता के दूर दूर तक करीब नहीं होने वाले। बीजेपी का टारगेट है जो महायुति है, हम सब एक साथ मिलकर अपने नीचे के सम्मेलन भी हमने संपादित किए हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का हमारी संचालन समिति में समावेश भी है। यहाँ नेता मिले हैं, दल मिले हैं और दिल भी मिला है। और मैं समझता हूँ कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें हाहाकार है और उनके में शक्ति नहीं है मोदी की ललकार का सामना करने की। अब तो यहाँ पर तमाम प्रकार के घोटाले सामने आए। अब मैं कोई खिचड़ी का या किसी का घोटाले को उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ गली गली में शोर है। अब आगे मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यहाँ शोर है। यहाँ बहुत सारे प्रमुख लोग थे विपक्ष के जिन्होंने अच्छा नहीं किया। हालांकि खिचड़ी जब चूल्हे पर पकती है तो पाचन होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जब खिचड़ी दिमाग में पकती है और झोली भरने के लिए पकती है, तो दिमाग में जिनकी खिचड़ी पकती है वो राजनीतिक स्वास्थ्य को खराब करती है। मैं समझता हूँ कि जो महाबिगाड़ी संगठन है, उस महाबिगाड़ी संगठन में खिचड़ी दिमाग में पकी है कुछ नेताओं के, और इस लोकसभा चुनाव में उनका राजनीतिक स्वास्थ्य खराब होने वाला है। आज भी पार्षदों की बैठक हुई है, हमारे जो आमदार हैं, एमएलएज हैं, उनकी बैठक हुई है, हमारे पदाधिकारियों की हुई है। और बीजेपी का संगठन एक बहुत प्रभावी संगठन है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर वॉरियर्स, यानी हमारे उत्कृष्ट योद्धा जो चुनाव के हैं। आप कहेंगे प्रत्याशी नहीं, फिर क्या करें? हमारा प्रत्याशी बीजेपी तलाशती नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता का एक ही प्रत्याशी है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करने वाले विजयी बने, इस लक्ष्य के साथ बीजेपी काम कर रही है। और मुझको लगता है कि 4800 सीट पे महायुति बड़े एक समन्वय के साथ में चुनावी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी पार्षद गणों को भी जिम्मेदारी बांटी गई है, हमारे सुपर वॉरियर्स को भी जिम्मेदारी बांटी गई है। सभी हमारे पन्ना प्रमुख तक के लोगों को आज कार्यों का विभाजन हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी जीत की तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके मित्र पक्ष बढ़ रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में अभी कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, क्या कहना चाहिए? मैंने पहले इस चीज़ को क्लियर कर दिया है बात में। देखिए, बीजेपी में और उनके मित्र पक्ष में सीट की शेयरिंग नहीं, दिल की शेयरिंग हुई है, आइडियोलॉजी की शेयरिंग हुई है। और हम विवाद में नहीं, हम संवाद के द्वारा अपने गठबंधन को हमने बनाया है। तो ये एक इमैटेरियल सा प्रश्न है। अब क्योंकि अभी तीसरे चौथे चरण, अभी पहले ही चरण कल होगा, तो भी जो बाद के चरण की कुछ सीटें हैं तो जल्दी उनका घोषणा होगा। आज देखिए, आज भी हुआ है 1-2 सीटों का। सर, यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर का नाम चर्चा में है, जबकि किरीट सोमैया ने इनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप किए थे। तो क्या बीजेपी रविंद्र वायकर अगर कैंडिडेट है तो समर्थन करेगी? देखिए, अभी प्रत्याशी को घोषित होने दीजिए, पहले मुर्गी आ जाए फिर अंडे को हम बात करेंगे। नहीं सर, उनके ऊपर आप भविष्य की चर्चा क्यों, हम वर्तमान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं। जब भविष्य में कोई आएगा, कौन आएगा ये भी आप ना बता सकते ना मैं बता सकता हूँ, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड हम थोड़ी हैं। आने दीजिए, प्रत्याशी तय होने दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम के मतदार संघ में कब उम्मीदवार तय होगा? समय तो बहुत ज्यादा है। भाजपा के मैंने कहा ना, ये अंतिम चरण का वाला चुनाव है 20 मई को, जल्दी सी घोषणा हो जाएगी। हमारे लगभग सभी हो चुके हैं, 2-4 जगह बाकी है, वो भी हो जाएंगे। उत्तर भारतीयों का रुख अब तक कैसा रहा? आप कई जगहों पे दौरा किए, नागपुर और महाराष्ट्र वासियों का रुख भाजपा के पक्ष में है। भाजपा हमेशा से ये उत्तर भारतीय और मराठे में जो लोग बांटते हैं,
जो महाराष्ट्र में लग रहा है वो वीर सेवा का मानने वाला है, तो इसलिए सभी बीजेपी के साथ हैं। उसमें गुजराती और उत्तर भारतीय और ये सब सभी शामिल हैं उसमें। मुंबई की और महाराष्ट्र की कई सीटें अभी भी जिनका अभी तक नाम सामने नहीं आया, खास करके उत्तर पश्चिम जहां पर हैं, इस सीट से महायुति का उम्मीदवार कौन होगा? मैंने पहले भी आपको इसका उत्तर दिया है और मेरा उत्तर फिर से वही दोहरा रहा हूँ कि हमारा प्रत्याशी सारे जो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के थे वो घोषित हो चुके हैं। अंतिम चरण के या 20 मई को जो होने वाला चरण है, प्रत्याशी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कौन प्रत्याशी घोषित होगा, अगर ये प्रश्न आपका है तो इसका उत्तर ये है जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के कैसे तय करेंगे? चर्चा क्या चली, अनुमान क्या लगाया जा रहा है? अनुमान हमने एक ही लगाया है, 48 सीटों पर विजय का। सर यहाँ पे उत्तर पश्चिम में बीजेपी के 3 एमएलए है और शिंदे गुट का करीब 1 एमएलए है, तो ये सीट बीजेपी के पाले में जाएगी या शिंदे? अब ये देखिए ना, जब हमने कहा दिल मिले हैं तो सीट की बात कहाँ आ गई? सीट शेयरिंग नहीं, हमारा दिल का शेयरिंग हुआ है, आइडियोलॉजी का शेयरिंग हुआ है। अब आइडियोलॉजी के शेयरिंग में कौन उनका है कौन हमारा, ये पराया वाला चीज़ अब नहीं चलेगी। सब उनका है और सब मेरा है। शिंदेगढ़ की तरफ से हम 48 सीट लड़ रहे हैं, हमको ये 2-4 सीट थोड़ी लड़ रहे हैं। इस सीट को लेकर शिंदेगढ़ बीजेपी बड़ा भाई है और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखते हुए अपने मोदी परिवार का, जो मोदी जी की जनता है, उसका ख्याल रखेगी। क्योंकि भाजपा से तो उज्ज्वला मोड़क का नाम सामने आ रहा है दिल्ली से, इसके बारे में क्या कहिए? कहाँ से? हमारा जो पक्ष है भाजपा से उज्ज्वला मोड़क का नाम सामने आ रहा था दिल्ली से। अब मेरे सामने नहीं आया, अभी मेरे सामने आता तो मैं आपको बताता हूँ। उज्जवल निगम की बात कर रहे हैं। मैंने उसका जवाब यही दिया है कि ये इस प्रकार का जो प्रश्न है वो उसका उत्तर केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड दे सकता है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, इसके लिए यहाँ पे अभी तक उम्मीदवार नहीं। अब शिवसेना उद्धव जी के पास तो एक ही उम्मीदवार है, वो है अपने पुत्र रत्न आदरणीय आदित्य जी। शरद पवार जी के पास केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है सुप्रिया जी। सोनिया जी के पास केवल 2 ही हैं, प्रियंका जी और राहुल जी, और तीसरे तो दामाद जी भी आ गए। उन्होंने जीजा जी ने कहा है कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी में टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो घर में वो सास जी से और साले जी से लड़ेंगे। तो ये लड़ने वाले लोगों का कोई वो ग्रुप जो है वही महाबिगाड़ी गुट है, और जो महाबिगाड़ी गुट है उसका मुकाबला महायुति से है। महायुति मिलकर कर रही है और आप निश्चित मान के देखिए कि 48 सीटों में कई सीटों पर ये अपना पूर्व का आधार पूरी तरह खोते हुए दिखाई देंगे। एक सवाल ये है कि आज बारामती सीट से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। शरद पवार ने उसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। बीजेपी किस तरीके से उस सीट को लेकर ही है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी वो एक चुनाव, वहाँ पर महायुति की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। परसों मैं बारामती था और दिन भर मैंने वहाँ का जो जोश देखा है कार्यकर्ताओं में, तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि महायुति अब तक लीड के मामले में लखपति बन चुकी है, यानी 1 लाख से ऊपर की लीड उसकी पहुँच चुकी है। जैसे जैसे चुनाव आएगा महायुति की प्रतिष्ठा बचेगी और महाबिगाड़ी ने जो बिगाड़ा है घर भी और दल भी, तो जनता उसको जवाब देगी। धन्यवाद। सर, बीजेपी के जो पारंपरिक मतदाता हैं उत्तर भारतीय, और इस गर्मी की छुट्टी में 10 लाख करीबन जो उत्तर भारतीय अपने गांव चले जाएंगे, तो इस वोट की कैसी पूर्ति होगी? आपने कैसे मान लिया? बीजेपी का पूरा महाराष्ट्रियन हमारा मतदाता है और उत्तर भारतीय बड़ा समझदार है। अब उसका घर यही है, वो गांव में चिंता करेगा लेकिन घर तो उसका महाराष्ट्र ही है। जी सर, वो वोट कम होंगे सर, कम बोलेंगे? नहीं कम होंगे, वो बहुत समझदार लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग चरण पे हैं, जैसे जौनपुर, ये जो आपका जिस क्षेत्र के लोग क्या बोले सीता? क्वेश्चन किए कि
खेती का मौसम आने वाला हो रहा है, तो ज़्यादातर उत्तर भारतीय मतदाता गांव जाएंगे। तो सर ने बोला कि बीजेपी मतलब उत्तर भारतीय मतदाता समझदार हैं। अरे वो यहाँ पे वोटर बन चुके हैं, यहीं वोटर देंगे, अब गांव में वोटर नहीं है। ये पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं आप। अब वर्तमान समय में कोरोना के बाद योगी जी ने तमाम लोगों का रजिस्ट्रेशन वहीं कर लिया, जो वहाँ के रहने वाले थे ज़्यादातर वहीं अब रह गए, वहीं रोजगार मिल गया उनको। और जो यहाँ रह रहे हैं उनके वोटर यहाँ पर हैं, वो अपना मत का पहले प्रयोग करते हैं। उत्तर भारतीय गाँव नहीं जाएंगे, मतदान के समय यहीं रहेंगे, मतदान करके गांव जाएंगे। राज ठाकरे के बीजेपी में आने से उत्तर भारतीयों में नाराजगी ही कई जगह पे देखी गई है, क्या लगता है? नहीं, राज ठाकरे जी ने अपने मंतव्य को प्रकट किया है, और उनकी पार्टी में भी अगर आप देखो तो उत्तर भारतीय विंग है। और अगर आप एनालिसिस करो, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो समर्थन दिया है उसके पीछे उन्होंने कहा कि बाला साहब ने जिस तरह सनातन की और हिंदुत्व की और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के रक्षण किया था, वो मोदी जी कर रहे हैं। अब इस चीज़ को उद्धव जी को समझना चाहिए। तो सर उत्तर भारतीय कल्याण की घटना को भूल जाएंगे? मनसे ने जो कल्याण की देखिए, भविष्य अच्छा हो इसकी तरफ सबको मिलकर चलना है, और बीजेपी सबकी चिंता करके चलती है, सबको मिलाकर चलती है। इसीलिए बीजेपी सबको साथ लेके चलती कि सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो। और यहाँ पर वो लोग महाराष्ट्र का हित नहीं चाहते हैं जो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं। जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो वीर शिवा की संतान है, और छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जो आन बान शान है वो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारतवर्ष की है। इसलिए यहाँ का हर व्यक्ति उनको अपना आराध्य मानता है। अब तक आपकी इतनी सारी बढ़ावा जो बैठक हुई है, जितनी रिव्यू मीटिंग्स हुई अलग अलग प्रभागों में, उसमें अब तक क्या चीज? 48 सीटों की जीत का अमृत निकला है, और उसमें ये उत्तर पश्चिम जीत में तो अमृत बहुत ज़्यादा मिला है हमको। लेकिन पूनम महाजन का अमृत अभी मिलेगा उस सीट? आप नाम लेते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, और उनका पार्टी के प्रति और पार्टी का उनके प्रति एक पारिवारिक परिदृश्य में रिश्ता है। इसलिए बीजेपी में जैसे मैं उप मुख्यमंत्री था, 25 तारीख को मैं उप मुख्यमंत्री मार्च में नहीं रहा 2023 में। आप मेरा अगर उठा के ट्विटर और देखिए, 26 तारीख से मेरे दौरे लग गए, और मैंने पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, कार्यक्रम लगाया, पार्टी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया। दायित्व का परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया भाजपा में होती है, किसको इसमें हटाने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति को किसी से पहले हमको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, उसके बाद आज जो पूरे राष्ट्रीय हमको संयोजक बना दिया गया, जो विस्तारक योजना थी लोकसभा चुनाव लड़ाने की, अब एक नया दायित्व दे दिया गया कि मैं महाराष्ट्र का चुनाव लड़ाने का प्रभारी बनूंगा। तो बीजेपी दायित्व परिवर्तन करती है, किसी को पद से मुक्त नहीं करती, पहली चीज़ है। धन्यवाद। सभी मित्रों